नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो डेटा को बोरिंग स्प्रेडशीट से निकाल कर एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बना देता है। और ऑनेस्टली डेटा तब तक जिंदा नहीं लगता जब तक उसमें स्टोरी ना हो। सोचो आपके पास सिर्फ नंबर्स हैं, जीरो इमोशन। लेकिन जब वही नंबर्स एक स्टोरी के थ्रू समझाए जाते हैं तब लोग सुनते हैं और समझते भी हैं। इसी टॉपिक का नाम है डेटा स्टोरी टेलिंग। तो आज हम इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे और ये आपका फाइनल चैप्टर है फॉर बोर्ड्स। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझो कि स्टोरी टेलिंग ना कोई नया चीज़ नहीं है। पहले लोग जो है, पहले के जो लोग होते थे वो क्या करते थे, केव पेंटिंग से स्टोरी बनाते थे। ठीक है, केव पेंटिंग से स्टोरी बनाते थे। फिर फोकलोर आए, एपिक्स आए। ठीक है, अ, फिर रिलीजियस राइटिंग्स हुई। ठीक है, और यही मतलब कि पैटर्न में चलता गया। जैसे ही आप पढ़ रहे हो कार्विंग्स ऑन पिलर्स एंड रॉक्स, मतलब कि देखते होगे कोई भी मॉन्यूमेंट पे जाते होगे, मतलब कि मिडिवल एरा का, तो उसमें जो होता है कार्विंग्स होते हैं रॉक्स पे। फिर और जाओगे तो हैंड रिटन कॉपीज ऑफ स्टोरीज। तो ये मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो ये ऐसे करके स्टोरी टेलिंग का जो लोर है वो बढ़ते गया। समझ रहे हो ना? फिर स्टोरी टेलिंग फिर धीरे-धीरे पहले कोर्टली रोमांसेस से होता था, फिर ब बढ़ते-बढ़ते प्लेज़ में हुआ, प्रिंटिंग प्रेस में आया, जर्नलिज़्म में आया, नॉवेल्स में आया, एडिटिंग में आया, फ़िल्म मेकिंग में आया, और आजकल तो ये आप जो डिजिटल मीडियम यूज़ करते हो, इसी को कहते हैं डिजिटल स्टोरी टेलिंग। समझ आ रहा है? मतलब स्टोरी का फ़ॉर्म बदलता है पर पर्पस सेम रहेगा, लोगों तक कोई मैसेज पहुँचाना। समझ आया? सोचिए एक मैसेज को डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स पहना दिए गए। पहले वॉल पर ड्राइंग, फिर बुक, फिर फ़िल्म और अब फ़ोन स्क्रीन। कंटेंट वही, फॉर्मेट डिफरेंट है। समझ आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टोरीज़ क्या होती हैं? ठीक है? स्टोरी बेसिकली ह्यूमन एक्सप्रेशन का एक पावरफुल फॉर्म है। स्टोरीज़ लोगों को कनेक्ट करती है, एक्सपीरियंसेस शेयर करती है और आइडेंटिटी और बिलॉन्गिंग दोनों का फ़ील देती है। समझ आ रहा है? हर स्टोरी के अंदर एक थीम होता है। स्टो और स्टोरी टेलर और एक लिसनर होता है। और जो स्टोरी होती है वो फैक्चुअल भी हो सकती है, फ़िक्शनल भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है राइटर पे। और इसके कुछ एग्ज़ाम्पल्स अगर मैं बताऊँ तो फ़ोक टेल्स, फेयरी टेल्स, फेबल्स और रियल लाइफ़ स्टोरी जो होते हैं, वो स्टोरी टेलिंग कैटेगरी में आते हैं। ठीक है? तो मान लो जैसे आप अपने दोस्त को कोई फ़नी इंसिडेंट सुनाते हो, तो वो सिर्फ़ एक इंसिडेंट नहीं होता है, वो एक मिनी स्टोरी होता है। और जब वो स्टोरी सही तरीके से सुनाई जाए, तो लोग उसे याद भी रखते हैं। तो ये जो सही तरीके से सुनाने वाली जो कला है, तो यही होती है स्टोरी टेलिंग। समझे? तो देखो यहाँ पर वही लिखा हुआ है, स्टोरीज आर एन इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ ह्यूमन एक्सप्रेशन। ठीक है, दैट कनेक्ट पीपल एंड शेयर एक्सपीरियंसेस। दे इंक्लूड टाइप्स ऑफ फोक टेल्स, fairy tales, fables and real life stories, helping build identity and belonging. Every story has a theme, storyteller and a listener, and can be factual or fictional, depends on writer, used to share information, experiences or ideas. Benefits of stories क्या है? Stories influence minds by motivating, changing perspective and enhancing imagination and creativity. तो enhance का स्टोरी टेलिंग क्या करता है? इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी को इन्हांस करता है, पर्सपेक्टिव्स को चेंज करता है, मोटिवेशन देता है और इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन, मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स जो होती है वो ज़्यादा बढ़ती हैं स्टोरी टेलिंग से। समझ आ रहा हो? स्टोरी टेलिंग क्या हो सकता है? ओरल हो सकता है, डिजिटल होता है या रिटन हो सकता है। तो अगर मैं आपको बोल के कोई कहानी सुना रहा हूँ तो वो ओरल हो गया। मैं आपको कोई जैसे स्क्रीन पे कुछ दिखा रहा हूँ तो ये डिजिटल हो गया। और अगर मैंने स्टोरी कोई लिखी है और आप उसे बुक से पढ़ रहे हो तो वो रिटन हो गया।
डिजिटल में मतलब कि फ़िल्म मेकिंग जो होता है वो डिजिटल स्टोरी टेलिंग का क्लासिक एग्ज़ाम्पल है। कोई भी फ़िल्म जो होता है वो स्टोरी को कैसे दिखाती है डिजिटल फ़ॉर्म में, वीडियो फॉर्म में, तो ये होता है डिजिटल फ़ॉर्म ऑफ स्टोरी टेलिंग, ओके? और स्टोरी टेलिंग क्यों पावरफुल है? तो स्टोरी टेलिंग क्या होती है? एंगेजिंग होती है। कैप्चर्स क्या करती है? इंटरेस्ट और अटेंशन। इसमें क्या होता है? क्लियर कम्युनिकेशन, मतलब कि कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को ईज़िली अंडरस्टैंड करने के लिए एक वे बनाया जाता है। तो स्टोरी टेलिंग इसलिए पावरफुल है और ये इंस्पायरिंग भी होती है। ये जो होती है आपके अंदर के जो इमोशंस और मोटिवेशन होते हैं उसको इवोक करती है। समझ में? आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट्स ऑफ अ स्टोरी। तो हर स्टोरी के कुछ बेसिक एलिमेंट्स होते हैं। कैरेक्टर्स जो एक्शन करते हैं, प्लॉट सेटिंग, जो क्या हुआ और कहाँ हुआ, ठीक है? कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, मतलब प्रॉब्लम क्या हुआ, और रेज़ोल्यूशन में मतलब कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, और इनसाइट्स मतलब कि स्टोरी से क्या सीखा, मॉरल होता है बेसिकली। समझा? तो ये देखिए, तो ये जो होता है स्टोरी में क्या होता है, कैरेक्टर्स होते हैं। उसमें प्रोटैगनिस्ट होता है, एंटागनिस्ट होता है, जैसे बैटमैन हो गया, जोकर हो गया। फिर उसमें क्या कॉन्फ्लिक्ट हुआ, मतलब कि क्या कहाँ पे हो रहा है, मेट्रोपोलिस में हो रहा है, मतलब कि सेटिंग टाइम कौन से टाइम में हो रहा है, फ्यूचर में, प्रेजेंट में, पास्ट में। फिर उसका सेंट्रल आइडिया क्या है, थीम क्या है, थीम क्या हो सकता है, पर्सन वर्सेस नेचर हो सकता है, पर्सन वर्सेस पर्सन हो सकता है, पर्सन वर्सेस सोसाइटी हो सकता है। तो ये अगर ऐसा कोई थीम हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, इंटरनल हो सकता है, एक्सटर्नल हो सकता है, मतलब कि पर्सनल अपने खुद मतलब कि अपने अंदर से लड़ रहा है, अपने आइडियाज़ को रिफ़ॉर्म कर रहा है, उससे लड़ रहा है। या एक्सटर्नल हो जाता है, किसी बाहर कोई इविल नेचर से लड़ रहा है, या फिर कोई भी एंटागनिस्ट से जो स्टोरी का है उससे लड़ रहा है। तो ये एलिमेंट्स हो सकता है स्टोरी के, समझ आए? तो इसमें 5 मेन एलिमेंट्स होता है। कैरेक्टर्स, पीपल, एनिमल, ऑब्जेक्ट, प्लॉट सेटिंग जहाँ पे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हो रहा है, कौन से टाइम में और कौन से प्लेस में, कॉन्फ्लिक्ट क्या प्रॉब्लम फेस किया जा रहा है कैरेक्टर से, और जो स्टोरी को फॉरवर्ड मूव करती है, और रेज़ोल्यूशन क्या है इसका, बल्कि जो सॉल्यूशन क्या होता है, एंडिंग वेयर कॉन्फ्लिक्ट में कि सॉल्व हो जाए। वो सॉल्यूशन से जो कॉन्फ्लिक्ट है वो सॉल्व हो जाए। तो कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करने के लिए रेज़ोल्यूशन होता है, इनसाइट होता है, जो डीप अंडरस्टैंडिंग का मैसेज है, और मॉरल मिलता है स्टोरी से, समझ आया? ईज़ी। आगे बढ़ते हैं। तो अब असली चैप्टर शुरू होती है। डेटा स्टोरी टेलिंग का मतलब है डेटा को मीनिंगफुल वे में इंटरप्रेट और प्रेज़ेंट करना, ताकि टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों ऑडियंस उसे समझ सकें। इसमें डेटा को स्टोरी टेलिंग के साथ कंबाइन किया जाता है ताकि इंफॉर्मेशन एंगेजिंग, अंडरस्टैंडेबल और डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़फुल बन जाए। तो सिंपल वर्ड्स में आप बोल सकते हो कि डेटा प्लस स्टोरी प्लस क्लैरिटी जो होता है, वो डेटा स्टोरी टेलिंग होता है। समझ आया? सोचो आपके पास एग्ज़ाम मार्क्स की लिस्ट है, तो सिर्फ़ मार्क्स देखने से कुछ नहीं पता चलता। लेकिन अगर आप बोलो मैथ्स में ट्रेंड नीचे चल गया क्योंकि प्रैक्टिस हमारी कम हुई, तब डेटा स्टोरी बन गया। समझ आया? तो ये देखो यहाँ पे वही लिखा हुआ है डेफिनेशन में, द प्रैक्टिस ऑफ इंटरप्रेटिंग एंड इन अ मीनिंगफुल वे, practice of interpreting and presenting data in a meaningful way to communicate insights clearly, both technical and non-technical audiences. It combines data with storytelling to make information engaging, understandable and useful for decision making. ठीक है? समझ आया? आपके बुक में क्या लिखा है ये पढ़ लो। डेटा स्टोरी टेलिंग इज द आर्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ ट्रांसलेटिंग कॉम्प्लेक्स डेटा एंड एनालिटिक्स इनटू अ कंपेलिंग नैरेटिव दैट इज इजीली अंडरस्टैंडेबल एंड रिलेटेबल टू वेरियस ऑडियंसेस। तो ये आप याद करके चल जाना, वहाँ पे एग्जाम में पूछेंगे तो लिख देना, ठीक है? डेटा विजुअलाइजेशन क्या होता है? रिप्रेजेंटिंग डेटा इन अ विजुअल फॉर्म लाइक चार्ट्स, ग्राफ्स टू मेक इट ईजियर टू अंडरस्टैंड। समझ आया? डेटा स्टोरी क्या होता है? इंटरप्रेटिंग डाटा एज अ नैरेटिव टू प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट, रिड्यूस एम्बिग्विटी एंड सपोर्ट इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। ठीक है? समझ आ गया? इन तो जैसे सोचो आपके पास एग्जाम मार्क्स के लिए एक लिस्ट है, और वही मैं आपस वो एग्जांपल बता दे रहा हूँ कि जो सोचो आपके पास एक एग्जाम मार्क्स की जो है लिस्ट है, ठीक है? तो सिर्फ मार्क्स देखने से तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप बोलो कि मैथ्स में ट्रेंड जो है नीचे गया है अभी,
क्योंकि आपकी जो प्रैक्टिस थी वो कोई ना कोई बहाने से कम रह गई। तो तब वो जो चीज़ है वो डेटा स्टोरी बन गई। समझ रहा? समझ रहा? सिर्फ मार्क देखने से मतलब कि मार्क्स तो आपको आए, कम आए, ज़्यादा आए, क्यों आए? वो तो आपको क्यों कम आए, क्यों ज़्यादा आए, आपने प्रैक्टिस की या फिर आप बीमार पड़ गए या फिर क्या वो फैक्टर है जिसने अफ़ेक्ट किया, तो वो डेटा स्टोरी टेलिंग में बदल जाते हैं। समझ आया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो व्हाई इज़ डेटा स्टोरी टेलिंग पावरफुल? क्यों पावरफुल है भाई? तो मेन इनसाइट्स जो होते हैं मेमोरेबल होता है। आइडियाज़ जो होते हैं पर्सुएसिव और क्लियर होते हैं। ठीक है? ऑडियंस जो है वो एंगेज रहती है। डाटा और पीपल के बीच का गैप जो है वो थोड़ा-सा कम होता है। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ब्रिजेस द गैप बिटवीन डेटा एंड पीपल। ठीक है? और जो इनसाइट्स है वो एक्शन में कन्वर्ट होता है। जैसे क्या होता है, डेटा इम्प्रूव होता है, कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव होता है। सही है? तो डेटा स्टोरी टेलिंग से क्या हुआ बेसिकली, ये मोर मेमोरेबल हो गया, मोर एंगेजिंग हो गया और मोर पर्सुएसिव हो गया। समझ आया? ईज़ी। आगे बढ़ें, याद रखो। एक एग्ज़ाम्पल फिर बता देता हूँ इसका भी। अ, सोच लो जैसे कि अगर आप अपनी क्लास को सिर्फ मान लो एक ग्राफ दिखा दूँ, तो आधे लोग देख के बोर हो जाएँगे। लेकिन अगर आप ग्राफ के साथ बोलो कि ये ट्रेंड दिखाता है, जिस दिन रिवीजन हुआ, स्कोर स्पाइक हुआ, तब सबको मीनिंग समझ आता है कि वो ग्राफ का क्या मीनिंग है। मतलब ग्राफ जो है, वो पिक्चर है, स्टोरी जो है उस पिक्चर का इमोशन है। समझ आया? ईज़ी। आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखेंगे एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ डेटा स्टोरीटेलिंग। तो एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं? ये आपका इस चैप्टर से अगर आप पूछोगे तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आना चाहिए। तो इसमें 3 चीज़ आपको पढ़ना है एसेंशियल एलिमेंट्स में, डेटा, नैरेटिव और विजुअल्स। डेटा मतलब है रॉ फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन। नैरेटिव जो होता है, वो होता है एक स्ट्रक्चर्ड स्टोरी लाइन। विजुअल जो होता है, वो होता है चार्ट्स, ग्राफ्स, डायग्राम्स, वो सब होते हैं। और ये तीनों को मिलाकर ये तीनों में जो होते हैं, ये मिलकर काम करते हैं, ठीक है? मतलब कि डेटा जो होता है, डेटा बिना स्टोरी ड्राई हो जाता है, स्टोरी बिना डेटा वीक हो जाता है और विजुअल्स बिना दोनों सिर्फ एक डेकोरेशन बन जाते हैं। तीनों का कॉम्बो जो होता है, वही होता है असली पावर। ये देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये जो इमेज है ना, ये इसमें तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। देखा रे एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ डेटा स्टोरी। तो इसमें डाटा भी इंपॉर्टेंट है, नैरेटिव भी इम्पोर्टेंट है और विजुअल भी इम्पोर्टेंट है। ओके? तो ये देखो, ये यहाँ पे मैंने ये देखो स्पॉटिफ़ाई का ये जो है, ये डेटा स्टोरी टेलिंग का एक एग्ज़ाम्पल है थ्रू विजुअल्स। तो ये पहले पॉइंट पे यहाँ पे स्पॉटिफ़ाई का ये शायद है। तो इसमें इन्होंने बताया कि कैसे जो डेटा स्टोरी टेलिंग की हेल्प से इन्होंने मिनट्स लिसेंड, टॉप जॉनर है शायद, मतलब कि कौन से जॉनर को यूज़र ने लिसन किया, टॉप आर्टिस्ट जो उसने लिसन किए, टॉप सॉन्ग्स उसके लिए, कि कौन से ईयर में 2025 ये आर्टिस्ट का इमेज लगा दी। तो ये टाइप ऑफ ये स्पॉटिफ़ाई रैप जो है, ये एक डेटा स्टोरी टेलिंग का टाइप है, टू एंगेज द ऑडियंस मोर। सिमिलरली ये देखो डिस्कॉर्ड पे, डिस्कॉर्ड का क्या है, चेक पॉइंट है, तो वो यहाँ पे लिखा है कि कौन सा गेम ज़्यादा खेला है इसने। तो ये देखो आरडीआर 2 उसने खेला है, वर्ल्ड वार ज़ी खेला है, साइलेंट हिल एफ खेला है, लास्ट ऑफ अस 2 खेला है, साइबरपंक खेला है। तो ये सब जो होता है, मतलब कि कितने गेम्स खेले, 25 गेम्स खेले। तो ये सब जो होता है डेटा स्टोरी टेलिंग का एक एग्जाम्पल है। समझ आया आपको? ठीक है? ईज़ी। आगे बढ़ें। डेटा नैरेटिव विजुअल्स, ये तीनों याद रखिएगा, तीनों का कॉम्बो। तो ये देखो, ये स्लाइड में मेन पॉइंट सिंपल है, नैरेटिव डेटा को एक्सप्लेन करता है, विजुअल्स उसे क्लियरली प्रेजेंट करता है और दोनों मिलाकर स्टोरी को इंगेजिंग और इम्पैक्टफुल बनाते हैं। समझ आए? तो बेस्ट रिजल्ट्स इसके तब मिलते हैं जब डेटा, नैरेटिव और विजुअल्स सब ब्लेंड हो जाते हैं। ओके? तो सोचो जैसे एक मूवी का ट्रेलर है, तो डेटा जो होता है उसका वो होता है क्रॉ सीन।
समझ आया? रॉ सीन मतलब कि कुछ उसमें कुछ किया नहीं हुआ है, तो वो एक रॉ सीन हो गया। नैरेटिव क्या होता है कि ट्रेलर का फ्लो डिसाइड करता है, मतलब कि ट्रेलर कैसे चलेगा। आप शुरुआत में ही मतलब कि मान लो कि अ, धुरंधर का ट्रेलर है, ठीक है? तो धुरंधर का ट्रेलर बना तो उसमें आपको कैसे नैरेटिव मतलब कि आपके पास डेटा तो है, पिक्चर तो है, पर उसके कौन से पार्ट्स को आपको प्रेज़ेंट करना है, कौन से फ्लो में करोगे? तो वो हो गया ट्रेलर का फ्लो, ठीक है? कि ये वाला जो है यहाँ पे एक कैरेक्टर का डायलॉग आएगा, उसके बाद हम लोग एक्शन सीक्वेंस दिखाएँगे थोड़ा-सा और यहाँ पे कट्स लगेंगे। तो ये हो गया नया नैरेटिव हो गया। ये ट्रेलर का जो फ्लो है वो डिसाइड करता है। और विजुअल्स जो होता है मतलब कि जो वीडियो होता है उसमें सिनेमैटोग्राफी कौन-सा आप यूज़ करोगे, कौन से क्लिप्स आप यूज़ करोगे। तो ये जो है सिनेमैटोग्राफी आपने कौन-सी यूज़ की। मतलब कि जो आपने सिनेमा बनाया है मतलब कि जो भी विजुअल्स है, आप कैसे विजुअल्स क्रिएट करते हो मतलब कि ऑलरेडी क्रिएटेड है पर वही विजुअल्स कौन से लेना है, विजुअल कैसे चाहिए आपको, तो वो जो है सिनेमैटोग्राफी होता है, समझ आया? तो यही होता है डेटा, नैरेटिव और विजुअल्स। यहाँ पे भी वही लिखा है इंटरलिंक ऑफ डेटा, नैरेटिव और विजुअल्स में कि एक्सप्लेनिंग डेटा विथ नैरेटिव हेल्प्स अंडरस्टैंड पैटर्न्स एंड इनसाइट। विजुअल्स जो होते हैं चार्ट्स और ग्राफ्स के द्वारा प्रेजेंट डेटा क्लियरली फॉर बेटर एनालिसिस एंड डिसीजन। हाँ, ये याद रखना मैंने भले ही मूवीज़ का एग्जांपल दिया पर ये चैप्टर में डेटा स्टोरी टेलिंग बेसिकली चार्ट्स और ग्राफ के बेसिस पे आपको समझाई जाएगी। ओके? तो और फाइनली कंबाइनिंग नैरेटिव प्लस विजुअल्स टू मेक द स्टोरी engaging and impactful. Okay? तो बेस्ट रिजल्ट्स कम फ्रॉम ब्लेंडिंग डेटा, नैरेटिव एंड विजुअल्स क्रिएटिंग अ पावरफुल डेटा स्टोरी दैट ड्राइव्स डिसीजन। तो ये देखिए नैरेटिव और विजुअल मिलाने से एंगेजमेंट बढ़ती है, नैरेटिव और डेटा मिलाने से एक्सप्लेनेशन होता है और डेटा और विजुअल्स मिलाने से एनलाइटमेंट होता है और ये तीनों को मिलाने से जो होता है वो होता है मतलब कि ये तीनों मिलाने से जो चेंज होता है उसे हम बोलते हैं डेटा स्टोरी टेलिंग। ओके? ओके, समझ आया? ओके। तो ये स्लाइड में आप देख सकते हो जैसे है कि डेटा स्टोरी का जो स्ट्रक्चर है वो आपके फ्रेटेक्स मॉडल जैसा होता है। तो फ्रेटेक्स मतलब कि एक रिसर्चर थे तो उन्होंने एक मॉडल दिया कि कैसे करके नैरेटिव जो होता है वो बिल्ड किया जाता है। ओके? तो इसको हम फ्रेटेक्स पिरामिड के द्वारा समझ सकते हैं। तो देखो यहाँ पे पहले एक्सपोजिशन, राइजिंग एक्शन, क्लाइमैक्स, फॉलिंग एक्शन, रेजोल्यूशन ऐसे चलता है। सेटिंग एंड हुक, राइजिंग इनसाइट्स, आहा मोमेंट, सॉल्यूशन एंड नेक्स्ट स्टेप्स। समझे आप? तो ये देखो नैरेटिव स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटा स्टोरी। इंट्रोडक्शन सेट्स कॉन्टेक्स्ट, बैकग्राउंड एंड की एलिमेंट्स। तो सबसे पहले आपको कॉन्टेक्स्ट, बैकग्राउंड और की एलिमेंट्स प्रोवाइड करना है अपने स्टोरी टेलिंग में। फिर राइजिंग एक्शन मतलब कि बिल्ड्स इनसाइट्स लीडिंग टू द मीनिंग मतलब कि आपको बिल्ड करना है टूवर्ड्स, डायरेक्ट आप यहाँ पीक पे नहीं पहुंचोगे, आपको धीरे धीरे बिल्ड करना है यहाँ तक। राइजिंग मतलब कि राइजिंग एक्शन, ठीक है? क्लाइमैक्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंसाइट और टर्निंग पॉइंट मतलब कि ये होता है क्लाइमैक्स पॉइंट मतलब कि टर्निंग पॉइंट जो होता है, ये होता है पीक आपके प्रेजेंटेशन में, समझ आए? डेटा स्टोरी टेलिंग में। तो ये क्लाइमैक्स जो होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। फिर होता है फॉलिंग एक्शन मतलब कि इसके बाद क्लाइमैक्स हो गया तो क्लाइमैक्स सबसे पीक हुआ तो इसके बाद तो ऑफ कोर्स थोड़ा-सा डाउन होगा। तो वो डाउन में आप क्या करोगे? इसका कंक्लूजन मतलब कि कंक्लूजन नहीं मतलब कि इससे क्या वो रिजल्ट और इम्प्लीकेशन इसका क्या होगा? आफ्टर मेन इनसाइट वो आप बताओगे। और कंक्लूजन जो होता है फाइनली आप बताओगे कि ये सारे चीज़ जो अब अभी तक हुआ डेटा स्टोरी का मतलब कि जो स्टोरी आपने बताई, इसका फाइनली समराई मतलब कि एंडिंग क्या हुआ, कंक्लूजन क्या हुआ जो आपने फाइंडिंग्स है, जो भी फाइंडिंग्स आपकी है वो समराइज़ करके स्टोरी आप कैसे रिज़ॉल्व करोगे। समझ रहे हो? ईज़ी लैंग्वेज में समझा देता हूँ कि इंट्रोडक्शन जो है वो कॉन्टेक्स्ट सेट करता है। राइजिंग एक्शन जो होता है वो इनसाइट्स बिल्ड करता है। क्लाइमैक्स मेन टर्निंग पॉइंट होता है। फॉलोइंग एक्शन रिजल्ट और इम्प्लीकेशन समझता है। कंक्लूजन स्टोरी को क्लोज करता है मतलब डेटा स्टोरी भी एक मूवी जैसी होती है। बिगिनिंग, मिडिल और एंड और यही है। यहाँ पे आप एग्ज़ाम्पल देखो फ्रेटेक्स पे पिरामिड का कि कैसे एक्सपोज़िशन, राइजिंग एक्शन, क्लाइमैक्स, फॉलिंग एक्शन, रेज़ोल्यूशन ये दोनों ही पिक्चर्स एक बार आप देख लो। म 30 सेकंड देख लो और उसके बाद आप वीडियो पॉज़ करके देख लेना, उसके बाद आगे बढ़ जाना, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। विजुअलाइज़ेशंस फॉर डिफरेंट डेटा।
तो यहाँ पे विजुअलाइजेशन का पार्ट आता है, समझ आ रहा? ये जो पार्ट है यहाँ पे आप विजुअलाइजेशन समझते हो। टेक्स्ट डेटा के लिए क्या होता है कि वर्ड क्लाउड जैसे विजुअल्स यूज होते हैं। वर्ड क्लाउड में जो वर्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट या फ्रीक्वेंट होता है वो बिगड़ दिखाई देता है। जैसे यहाँ पे देखें, नॉलेज को बताना है तो नॉलेज यहाँ पे बड़ा है। फिर एजुकेशन, लर्निंग, विजडम, मोटिवेशन, स्टूडेंट, मतलब कि जो हिसाब से आपको फोकस करना है तो वो हिसाब से आप वर्ड्स डालोगे और एक वर्ड क्लाउड बनाओगे जो मतलब कि विजुअलाइजेशन में अच्छा दिख रहा है। तो ये देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्ड डेटा वेयर वर्ड साइज इंडिकेट्स फ्रीक्वेंसी एंड इम्पोर्टेंस। ओके, समझ आया? तो मतलब सोचो, ठीक है? तो ये वाला तो समझिए, आपने समझा। और फिर देखें, सोचो अगर क्लास नोट्स में कुछ कीवर्ड्स बार बार आए तो वर्ड क्लाउड उन कीवर्ड्स को हाइलाइटर और मतलब कि स्टेरॉइड्स पे लगा देता है। समझ आया? अरे मान लो कि नॉलेज, आपने एक चैप्टर पढ़ा उसमें नॉलेज 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 बहुत बार भरा हुआ है, तो उसको हर नॉलेज चल गया टॉप पे तो नॉलेज हाई प्रायोरिटी वर्ड बन गया। तो नॉलेज बन गया मतलब कि आपने नॉलेज को पढ़ा दिखाया। फिर उसके बाद मोटिवेशन ज़्यादा यूज़ हुआ वर्ड में, एजुकेशन ज़्यादा वो यूज़ हुआ, उस पे ज़्यादा एम्फेसाइज़ किया गया। तो इम्पोर्टेंस पे फ्रीक्वेंसी और इम्पोर्टेंस पे जो होता है टेक्स्ट डेटा को मतलब कि विजुअलाइजेशन में डाला जाता है। तो ये विजुअलाइजेशन होता है टेक्स्ट डेटा विजुअलाइजेशन, और वर्ड क्लाउड में होता है, ठीक है? टेक्स्ट डेटा जो होता है वर्ड क्लाउड में विजुअलाइज किया जा सकता है। ओके, बाकी अगला आता है मिक्स डेटा। तो मिक्स डेटा में क्या होता है, मल्टी एक्सेस ग्रिड होते हैं विद सबप्लॉट्स टू विजुअलाइज डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिलेशनशिप्स विद बिटवीन वेरिएबल्स। तो मिक्स डेटा में होता है कि कोई भी टाइप का डेटा होता है उसको कंपैरिजन कर दे, बेसिकली बार चार्ट कंपैरिजन। ये इसको नाम याद कर लीजिएगा, इसको फेसेड ग्रिड बोलते हैं, मतलब कि ग्रिड पे होता है, ग्रिड पे ही होता है। तो मल्टी एक्सेस ग्रिड विद सबप्लॉट्स, कि मल्टी एक्सेस है, दो एक्सेस है ना, तो दो एक्सेस को क्या बोलता है, मल्टी एक्सेस ग्रिड विद सबप्लॉट्स टू विजुअलाइज डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिलेशनशिप्स बिटवीन वेरिएबल्स। ओके, समझ आया? इजी। तो आगे चलते हैं। तो न्यूमेरिक डाटा के लिए लाइन ग्राफ, बार चार्ट, पाई चार्ट, स्कैटर प्लॉट, हिस्टोग्राम और हीट मैप यूज होते हैं। तो लाइन ग्राफ टाइम के साथ चेंज दिखाता है, बार चार्ट कैटेगरी जो है वो कंपेयर करता है, और पाई चार्ट जो होता है वो प्रपोर्शन बताता है। तो स्कैटर प्लॉट जो होता है वो दो वेरिएबल्स के बीच रिलेशन दिखाता है, हिस्टोग्राम कंटिन्यूअस डेटा डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है, हीट मैप कलर के थ्रू स्ट्रॉन्ग और वीक कैटेगरीज दिखाता है। तो ये सब देखिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ। तो ये देखो यहाँ लिखा है लाइन ग्राफ के बारे में लिखा है, तो लाइन ग्राफ आप देख सकते हो कैसा दिखता है। तो ये क्या करता है, इलस्ट्रेट डेटा चेंजिंग ओवर टाइम यूजफुल फॉर ट्रेंड्स। ओके, ट्रेंड्स बताने के लिए। आगे यहाँ पे बार चार्ट, बार चार्ट क्या होता है, डेटा को कैटेगरीज और के बीच में कंपेयर करता है बार का यूज करके। सिंपल पाई चार्ट वही करता है, सर्कुलर चार्ट होता है, इलस्ट्रेटिंग न्यूमेरिकल प्रोपोर्शन। ओके, ये आपको याद नहीं करना है, पर अब मतलब कि ये वाला चीज़ याद नहीं करना, आपको ये विजुअलाइजेशन याद करना है। और फिर भी ये विजुअलाइजेशन जो आपको एग्जाम में समझ आए वो समझ के आप लिख तो आपको मार्क्स मिल जाएगा पूरा। ओके, ज़रूरी नहीं है ये आप पूरा डिस्क्रिप्शन आप पूरा अच्छे से याद करो। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो वो ये भैया अभी मैंने बताया स्कैटर प्लॉट। तो स्कैटर प्लॉट में क्या होता है, विजुअलाइजेशन, विजु सॉरी, हाँ, तो ये क्या करता है, जो रिलेशनशिप होता है उसको विजुअलाइज करता है, और दो वेरिएबल्स के बीच का जो ट्रेंड होता है उसको मतलब दिखाता है स्कैटर प्लॉट में। यहाँ पे देखो दो वेरिएबल्स जो हैं, यहाँ पे दो वेरिएबल्स, मतलब कि यहाँ पे तो बहुत यूएस है, जापान है, कनाडा, यहाँ पे तो तीन ले लिया है। तो यही है मतलब कि तीन में से दो तीन जितना भी हो, तो ये जो वेरिएबल्स हैं इनके बीच का क्या दिखाता है, सॉरी, ये तो आपके मतलब ये कुछ और हो गया, ये तो आपके मतलब जजिंग पैरामीटर्स हो गए। दो वेरिएबल्स मतलब कि मंथ्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और यहाँ पे कुछ क्या एवरेज परफॉर्मेंस जो भी होता है, तो उसके बेसिस पर जो है ये स्कैटर प्लॉट है। ओके, समझा? दो मतलब वेरिएबल्स ये हो गए, ये जो आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस देखा है ना,
तो ये उस पे हो गया वेरिएबल्स, समझ आया? तो मान लीजिए कोई तीसरा भी चीज़ है, तो वो 3D हो गया, 3D ग्राफ बन गया, समझ आया? ओपन स्पेस ग्राफ तो 4 डायमेंशंस में 4D ग्राफ है, तो समझ आया? तो वैसे ही बनता है ग्राफ। तो ये जो होता है, तो रिलेशनशिप विजुअलाइज़ करने के लिए बेसिकली 2 वेरिएबल वाला जो ग्राफ होता है वो यूज़ होता है, ठीक है? मतलब 2 पैरामीटर्स के लिए जो होता है स्कैटर प्लॉट यूज़ होता है, ओके? हिस्टोग्राम हिस्टोग्राम भी वही होता है, बार ही से रिप्रेजेंट होता है, बस इसमें जो बार होता है वो सटे हुए होते हैं, बार चार्ट में वो बार सटे हुए नहीं होते हैं, बस सिंपल, ओके? हीट मैप कलर के थ्रू स्ट्रॉन्ग और वीक कैटेगरीज आइडेंटिफाई करते हैं, तो ये देखें, तो ये देखिए ये यहाँ पे कलर देखिए, कलर यहाँ पे लो है, यहाँ पे हाई है, यहाँ पे हाई है, यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग एरिया हो गया, ये वीक एरिया हो गया, समझ आ रहा आपको? सॉरी, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो गया, ये देखिए चार्ट में दिया 4.8, मतलब कि हाईएस्ट जैसे जाओगे वैसे लाइट हो जाएगा, और जितना लो रहोगे उतना मतलब डार्क होगा, तो ये लोएस्ट 0 पे है, और ये हाईएस्ट है 3 2 पे, समझ आया? 2 3 पे, समझ आया? तो ये जो है, ये सबसे ज़्यादा मतलब कि जो है हीट मैप में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, समझ आया? तो यही कंपैरिजन है न्यूमेरिक डेटा का, समझ आया? जो डेटा होता है उसको कंपेयर करता है ये कैटेगरीज के अक्रॉस, और स्ट्रॉन्ग और वीक कैटेगरीज को आइडेंटिफाई करता है, ठीक है? समझ आया ये विजुअलाइजेशन? एक एग्जांपल बता दो, जैसे मान लो अगर सैलरी कंपेयर करनी हो तो बार चार्ट आप यूज़ करोगे, मंथली ग्रोथ देखना हो तो लाइन ग्राफ यूज़ करोगे, बजट का शेयर देखना हो तो पाई चार्ट यूज़ करोगे, चीज़ों का रिलेशन देखना हो तो स्कैटर प्लॉट यूज़ करोगे, समझ आया? ये एग्जांपल मैंने ऐसे ही दे दिया, वापस सुनना तो सुन लो एग्जांपल और क्या, बैक करके, ठीक है? आगे बढ़े, तो ये देखो, ये वो लास्ट टाइप का है, तो इसमें स्टॉक्स और ज्योग्राफिक टाइप्स को पढ़ेंगे हम लोग। तो मिक्स डेटा के लिए जो होता है, तो यही देखो यहाँ पे हमने यूज़ किया। तो मिक्स डेटा के लिए जो बेसिकली होता है फेसेट क्रिएटर यूज़फुल होता है, क्योंकि ये मल्टीपल सब प्लॉट्स में रिलेशन दिखाता है। तो और जो जियोग्राफिक डेटा के लिए मैप चार्ट यूज़ होता है, जहाँ लोकेशन के साथ डेटा डिस्प्ले किया जाता है, समझे? सोचो मिक्स डेटा जो होता है, एक थाली है जिसमें रोटी, सब्जी, सलाद और रायता सब है, ओके? और फेसेटेड चार्ट उस थाली को अलग सेक्शंस में दिखा देता है। और ज्योग्राफिक डेटा क्या करता है, वो मैप पर डेटा का जीपीएस होता है, समझ आया? तो मतलब कि यहाँ पे 3 मतलब कि 3 प्रोसेस से होके आखिर में आपके पास एक मैप चार्ट आता है, कि मतलब कि वो एरिया में क्या हो रहा है। तो क्लासीफाई पहले आपने डेटा दिया उसे, उसने क्लासीफाई किया कि ये कहाँ पे है, और फिर वो मैप ने उस जगह को उस क्लासिफिकेशन के हिसाब से रंग दिया, ठीक है? वो हिसाब से चार्ट बना दिया, ठीक है? छोटा सा एरिया का मैप चाहिए आपको, बड़े से एरिया का चाहिए, वर्ल्ड का चाहिए, या सिर्फ इंडिया का चाहिए, तो वो ज्योग्राफिक वाला डाटा विजुअलाइजेशन है, समझ आया? और स्टॉक्स में कैंडलस्टिक चार्ट होता है, अगर कोई ट्रेडिंग वेडिंग करता है, मतलब कि अभी तो नहीं करते हो या फिर पेरेंट्स करते होंगे, तो कैंडलस्टिक चार्ट जो होता है वो डिसीजन मेकिंग में बहुत यूज होता है, स्टॉक, फॉरेक्स, कमोडिटी, ऑप्शन ट्रेडिंग सब में यूज होता है। ये वो सबसे मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ चार्ट है जो ट्रेडर्स जो होते हैं स्टॉक में जो ट्रेड्स करता है, फॉरेक्स में, तो यहाँ पे जो वहाँ पे जो होते हैं लोग, ये इस चार्ट का बहुत विजुअल एड यूज़ करके प्रेडिक्ट करते हैं कि ये स्टॉक राइज करेगा या फिर फॉल करेगा। तो ये स्टॉक्स में जो होता है कैंडल स्टिक चार्ट, ये आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ओके? ज्योग्राफिक में तो मैप चार्ट समझ आ गया, इसका डिस्क्रिप्शन बस थोड़ा सा पढ़ लीजिए, यूटिलाइजेज geographical maps to display data points or statistical information associated with specific locations, okay? इजी, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं एथिक्स इन डेटा स्टोरीटेलिंग। तो डेटा स्टोरीटेलिंग में एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका रूल सिंपल है, एक्यूरेसी, करेक्ट और रिलायबल डेटा यूज़ करो, ट्रांसपेरेंसी, सोर्सेस, मेथड्स और लिमिटेशन जो होते हैं,
वो क्लियरली मेंशन करो। एक्यूरेसी क्या होता है? करेक्ट और रिलायबल डेटा यूज़ करो, ठीक है? एक्यूरेसी, ट्रांसपेरेंसी हो गया और लास्ट में प्राइवेसी। तो प्राइवेसी क्या है? पर्सनल और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो होता है उसको प्रोटेक्ट करो। ओके, समझ आया? कंक्लूजन क्या हुआ भाई? कंक्लूजन सिंपल है, डेटा स्टोरी टेलिंग एक स्ट्रक्चर्ड और क्यूरेटेड अप्रोच है, ठीक है? स्ट्रक्चर्ड और क्यूरेटेड अप्रोच है जो डेटा, नैरेटिव और विजुअल्स को कंबाइन करके इनसाइट्स को इफेक्टिवली कम्युनिकेट करती है। समझ आया? जो डेटा, नैरेटिव और विजुअल्स को कंबाइन करके इनसाइट्स को इफेक्टिवली कम्युनिकेट करती है। ये पीपल को प्रॉब्लम्स, रिस्क और अपॉर्चुनिटी समझाने में हेल्प करती है और इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम, रिस्क और अपॉर्चुनिटी समझाती है और इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग और एक्शन में हेल्प करती है और इंस्पायर करती है बेसिकली। समझे? तो मतलब डेटा जो है वो अकेला सिर्फ इंफॉर्मेशन है, लेकिन डेटा प्लस स्टोरी जो होता है वो एक अंडरस्टैंडिंग होता है, और अंडरस्टैंडिंग प्लस जो विजुअल होता है वो होता है एक्शन। समझा? तो और कुछ तो नहीं था ये चैप्टर में, ये आप डेफिनेशन, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें पढ़ने को। आप बस डेफिनेशन ठीक से याद कर लीजिए, बाकी तो उम, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो अब आता है क्वेश्चंस का पार्ट। यहाँ आपका गोल होना चाहिए कॉन्सेप्ट चेक करना, ठीक है? सो भी कॉन्सेप्ट है डेटा, नैरेटिव, विजुअल्स, एथिक्स और विजुअलाइजेशन टाइप का। बोर्ड एग्जाम का व्यू से ही मैंने ये सब क्वेश्चंस छाट के लाया है, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ इफेक्टिव डेटा स्टोरीटेलिंग? तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा? कंपेयरिंग विजुअल्स, क्लियर नैरेटिव स्ट्रक्चर, ओवर कॉम्प्लिकेटिंग अ मैसेज और इनसाइटफुल एनालिसिस। तो कंपेयरिंग विजुअल्स तो आप यूज़ करते हो, क्लियर नैरेटिव स्ट्रक्चर भी होना चाहिए, इनसाइटफुल एनालिसिस भी होना चाहिए। ओवर कॉम्प्लिकेटिंग या मैसेज थोड़ी होता है, ओवर कॉम्प्लिकेट करोगे तो यूज़र को समझ ही नहीं आएगा। तो इफेक्टिव कैसे बन, नॉट इफेक्टिव हो गया ना, तो नॉट कुछ है तो सी होगा ऑप्शन। समझे? फिर आगे देखें, व्हाट रोल्स डू विजुअल्स प्ले इन डेटा स्टोरीटेलिंग? They make the presentation look fancy, they distract the audience from data, they help convey complex information quickly and effectively. They are not necessary in data structure. तो यहाँ पे सिंपल है, विजुअल्स क्या रोल प्ले करते हैं? कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन को क्विकली और इफेक्टिवली जो है कन्वे करते हैं। समझ आया? ऑप्शन सी सही है, ठीक है? वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू नो योर ऑडियंस व्हेन क्रिएटिंग अ डेटा स्टोरी? तो टू इम्प्रेस देम विद नॉलेज नहीं, to exclude certain data point that might convey नहीं, to ignore their feedback and preference नहीं, to tailor the message and visuals to their level of understanding and interest। सही। ऑडियंस को आप क्या करोगे जाके? उनके हिसाब से आप मैसेज और विजुअल्स बनाओगे, उनकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। उनकी अंडरस्टैंडिंग कहाँ पे, हाई लेवल है तो हाई लेवल, मिड है तो मिड, लो है तो लो, वो हिसाब से आप बनाओगे ना कि उनको समझ आए। ओके, आगे करें। ये देखो आंसर्स दी हुई है, ठीक है? यहाँ पे देखते हैं केस स्टडी। A technology company analyzed users' engagement data to understand the effectiveness of its mobile app features. They collected data on user interactions, sessions, durations, and feature usage patterns. Based on the analysis, they developed a data storytelling presentation to guide future app development efforts and enhance your user experience. What was the main objective of the technology company's data analysis? Option A, to measure employee productivity. Option B, to understand user engagement with mobile app. Option C, to track inventory levels of hardware components. Option D, to evaluate customer satisfaction with tech support। तो यहाँ पे बेसिकली बोल रहा है कि जो कि कंपनी है, टेक्नोलॉजी कंपनी, उसको डेटा एनालिसिस करना है। तो वो डेटा जो है यूज़र के इंटरैक्शन, सेशन ड्यूरेशन और फीचर यूज़र पे पैटर्न्स पे कलेक्ट करना चाहती है। तो बेस्ड
ऑन दैट एनालिसिस वो उन्होंने क्या किया, एक डेटा स्टोरी टेलिंग प्रेजेंटेशन बनाया है, जो कि उनके फ्यूचर ऐप डेवलपमेंट के एफर्ट्स को एनहांस करेगा। तो इसका पूछा कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या था और टेक्नोलॉजी कंपनीज डेटा एनालिसिस, तो मतलब कि मेन ऑब्जेक्टिव उसका क्या था, टू मेजर एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी। तो एम्प्लॉय का प्रोडक्टिविटी तो मेरे को नहीं लग रहा है यहाँ पे लिखा है। टू ट्रैक इन्वेंट्री लेवल्स ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री तो मेरे को नहीं लग रहा कि कुछ पूछा है नहीं इन्वेंट्री लेवल का। इवैल्यूएट कस्टमर सेटिस्फैक्शन विद टेक सपोर्ट सर्विसेज, ये हो सकता है। या फिर टू अंडरस्टैंड यूजर एंगेजमेंट विद द मोबाइल ऐप। तो बी होगा या सी होगा, सोचिए। तो यहाँ पे बेसिकली ये पूछ रहा है कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या था। तो ये कस्टमर सेटिस्फैक्शन विद टेक सपोर्ट सर्विसेज जो है, ये जो है इनका मेन जो गोल है ये नहीं है। इनका जो मेन गोल है कि यहाँ पे इनका है मेन गोल कि यूज़र एंगेजमेंट जो है वो उनको समझना है, समझ आया? तो यूज़र एंगेजमेंट समझना है तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, इजी। ये लिखा। तो ये शायद फाइन क्वेश्चन है आपका। तो आज के व्हाई हैज़ डेटा स्टोरी टेलिंग बिकम वेरी पावरफुल आर्टिस्ट। तो यहाँ पे आपको वही लिखना है कि in today's data rich world, whoever is using data is accepted to understand the used data decision every day। ये पढ़ लीजिएगा आप। फॉर डिजिटल बिजनेस डेटा कैसे बोथ एज इनपुट। तो डेटा जो है इनपुट आउटपुट दोनों के जगह काम करता है। तो डेटा स्टोरी टेलिंग क्या करता है, तो डेटा स्टोरी टेलिंग क्या करता है, जो वाइटल गैप इन बिजनेस है और टेक्निकल एनालिटिक्स दोनों को मतलब कि फिल करता है। कैसे फिल करता है, बाय कॉम्बाइनिंग इंक्रीजिंगली एसेंशियल रिसोर्स डेटा with familiar and tested time form of communication storytelling. This can help more people translate their insights into action. तो एक्शन में कन्वर्ट, मतलब कि याद है ना, बोला अभी मैंने विजुअल को, विजुअल नैरेटिव डेटा सबको मिला के एक्शन में बनाते हैं, तो वही लिखा है यहाँ पे। तो फ्रॉम अ डाटा लिटरेसी perspective, once an organization's people are comfortable with reading and working with data, they should learn how to communicate insights effectively। तो मतलब कि ये शॉर्ट टाइम में इफ़ेक्टिवली जो आपका कम्युनिकेशन है वो स्ट्रॉन्ग कर देता है। समझ आ रहा है आपको? शॉर्ट टाइम में आपको कन्वे करना है अपना मैसेज इफ़ेक्टिवली, तो आप डेटा स्टोरी टेलिंग यूज़ करो। इसलिए ये बहुत पावरफुल बन गया है आज के ज़िंदगी में। ओके? तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। तो बस यही था दोस्तों डेटा स्टोरी टेलिंग में। अब आपको क्लियर हो गया होगा पूरा चैप्टर। तो और मैं सोच रहा हूँ कि एक वीडियो शायद क्वेश्चंस का मैं डालूँ, पर वो कंफर्म नहीं है। मे बी डाल सकता हूँ, मे बी नॉट। अगर मेरे पास टाइम होगा तो मैं डाल दूँगा, बट अभी आप पकड़ के चलो शायद नहीं डाल रहा हूँ। पर अगर मेरे पास टाइम निकला, क्योंकि मेरा भी एग्ज़ाम कल ही है मैं भी क्लास 12th का ही स्टडी स्टूडेंट हूँ। तो मेरा भी कल एग्ज़ाम है, तो मेरे को भी पढ़ना है। मतलब कि ऑलरेडी पढ़ा रहा हूँ बट फिर भी थोड़ा-सा पढ़ना पड़ता है ना। तो उसके लिए मैं थोड़ा-सा मेरे को देखना पड़ेगा कि टाइम निकाल पा रहा हूँ कि नहीं। अगर टाइम निकाल पाए तो मैं आपको सारे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स वाले क्वेश्चन भी करवा दूँगा, ठीक है? उस अगले वीडियो में अगर आ पाया तो। नहीं तो आप क्या करना कि अ, ट्राई करना कि नेट पे कहीं आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का वीडियो देख के चले जाना, ठीक है? तो बस इतना ही था। तो इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। टाटा, बाय-बाय।